कहानी की शुरुआत में हम एक सबमरीन को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी मार्क था जो रेस्क्यू टीम का लीडर होता है। मार्क और उसकी टीम के लोग यहाँ कुछ लोगों को बचाने के लिए आए होते हैं। वो सब उन लोगों को उस मरीन से बाहर निकाल ही रहे थे। तभी अचानक एक बहुत बड़ा क्रीचर उनकी मरीन से टकरा जाता है। उस झटके की वजह से वो मरीन टूटने लगती है, इसलिए जल्दी से वो बचे लोगों को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। कुछ लोगों को वो ऊपर ले आते हैं, लेकिन बाकी कुछ लोग उस मरीन के अंदर ही फंस जाते हैं। इसलिए मजबूरन वो बाकी लोगों को छोड़कर वहाँ से भाग निकलते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, पीछे से वो क्रीचर उस मरीन को पूरी तरह तबाह कर देता है। इसके बाद हमें पूरे 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहां एक हेलीकॉप्टर सीधा समुद्र के बीचों बीच बसे एक रिसर्च सेंटर जिसका नाम माना 1 है उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो हेलीकॉप्टर सीधा उस रिसर्च सेंटर पर आकर लैंड होता है। उस हेलीकॉप्टर से एक आदमी जैक, जो इस रिसर्च सेंटर का ओनर था, वो बाहर आता है। जैक रिसर्च सेंटर की टीम के लीडर डॉक्टर जैंग से मिलता है। इस सेंटर पर डॉक्टर जैंग के साथ उसकी बेटी जैनी भी थी। वो डॉक्टर जैक को सीधा समंदर के अंदर बने अंडर वाटर स्टेशन पर ले जाता है, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी व्हेल और भी कई तरह के समुद्री जीव थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि आज तक हम सिर्फ मारियाना ट्रेंच को ही दुनिया की सबसे गहरी खाई मानते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मारियाना ट्रेंच के नीचे हमें और भी कई तरह की खाइयां मिली हैं। हमें लगता है कि उन खाइयों के नीचे कोई ऐसी चीज हो सकती है जो पहले हमने कभी ना देखी हो। इसलिए उन्होंने उस समंदर के अंदर अपनी एक सबमरीन भेजी होती है, जिसके अंदर पूरे 3 लोग थे। उस सबमरीन को एक लड़की एलिस चलाकर उस सबमरीन को सीधा समंदर के बीचों बीच ले जाती है। समंदर की गहराई तक आते ही पीछे से एक कंट्रोलर उन्हें उस खाई के अंदर जाने के लिए कहता है। वो अपनी सबमरीन लेकर सीधा उस गहराई के नीचे तक ले आते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, वहाँ उन्हें बहुत सारी वेल्स और भी कई तरह के अजीबोगरीब क्रीचर्स और मॉन्स्टर दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। और तभी उनके रडार में एक बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो थोड़े घबरा जाते हैं और अचानक वही चीज आकर जोर से उनकी सबमरीन से टकरा जाती है। उनकी सबमरीन भी उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। एलिस जल्दी से रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करती है, लेकिन बदकिस्मती से उनका कनेक्शन रिसर्च सेंटर से कट हो जाता है। रिसर्च सेंटर के अंदर सबको उनकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन सबमरीन से अभी भी उनकी लोकेशन उन्हें दिख रही थी। अब इससे पहले वो क्रीचर उन्हें मार डाले, वो उस गहराई तक जाकर उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। वहाँ एक टीम मेंबर सबसे कहता है कि हम में से कोई भी उस गहराई तक चाहकर भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहाँ अगर हम पहुंच भी गए तो हम ज्यादा देर तक उस क्रिएचर के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए वो उनसे कहता है कि हमारे पास एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, वही वहां जाकर उन सबको वापस बचाकर ला सकता है, और वो आदमी मार्क है। ये सुनते ही एक आदमी उस पर गुस्से होकर उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि पहले भी वो कुछ लोगों को बचा लाया था और अपनी जान बचाने के चक्कर में कई लोगों की जान वो गवा बैठा। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हमारे 3 मेंबर जान से मारे जाएं। दरअसल ये वही आदमी मार्क था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा। वो आदमी पहले भी पूरी 10,000 मीटर गहराई तक जा चुका है, लेकिन आगे से वो आदमी भी कहता है कि उसके अलावा हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। वही एक ऐसा आदमी है जो उस गहराई तक जाकर उन्हें वापस ला सकता है। इधर हमें मार्क दिखाई देता है जो एक नदी के किनारे रह रहा होता है, क्योंकि माना 1 कंपनी ने उसे उसकी गलती की वजह से जॉब से निकाल दिया था, और अब वो थाईलैंड में एक नदी के किनारे अपनी जिंदगी बसर कर रहा होता है। उसी दिन उसके घर पर डॉक्टर और वो कंट्रोलर पहुंच जाते हैं। वो डॉक्टर उससे कहता है कि हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्योंकि आज ही हमारे 3 मेंबर मारियाना ट्रेंच पर उतरे, लेकिन वहां अचानक एक बहुत ही विशाल क्रीचर ने उन पर हमला कर दिया और अब तक उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन आगे से मार्क उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन जब उस डॉक्टर ने उसे उनकी रुला देने वाली चीखें सुनाई, जिसमें उसकी पहली बीवी एलिस की भी आवाज थी, तब आगे से मार्क उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम उस डॉक्टर की बेटी को देखते हैं जो समंदर के बीच फंसे लोगों की खुद मदद के लिए तैयार हो जाती है। बाकी मेंबर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनती और अकेली ही अपनी सबमरीन लेकर उस जानलेवा समंदर के अंदर कूद जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने उस समंदर के अंदर कूदकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इधर वो डॉक्टर मार्क को लेकर रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाता है। आते ही जब उसे पता चला कि उसकी बेटी अकेली ही उस समंदर के अंदर चली गई, तो वो हैरान रह जाता है। वो फौरन मार्क को सबमरीन में बिठाकर उसे समंदर के अंदर भेज देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर की बेटी भी उस खाई की निचली गहराई तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही नीचे आने पर उसे वहां उन मेंबर्स की सबमरीन दिख जाती है जो नीचे गहराई तक फंसी हुई थी। जैनी अपनी सबमरीन से उसे अपने साथ कनेक्ट करने ही वाली थी, तभी अचानक वही क्रीचर उसे टक्कर दे मारता है, जिससे उसकी सबमरीन उलटी हो जाती है। वो जैसे
जैसे तैसे करके अपनी सबमरीन को सीधा करती है। इससे पहले वो वहाँ कुछ समझ पाती तभी वही क्रीचर आकर उसे चारों तरफ से जकड़ लेता है, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल वो एक बहुत ही बड़ा विशाल स्क्विड था जिसने उस सबमरीन को अपनी ताकतवर टेंटिकल्स में जकड़ रखा था। अब जैनी को वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो वहाँ पूरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन इसी दौरान उसकी वो विशाल टेंटिकल्स उसकी मरीन को छोड़ देती है। जब वो अपने सामने देखती है तो वहाँ मॉन्स्टर स्क्विड को एक बहुत ही बड़ी शार्क अपने अंदर निगल गई थी। उस शार्क का साइज उस स्क्विड से भी 10 गुना बड़ा था, जिसे देखकर जैनी के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। जैनी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस स्क्विड के हमले की वजह से उसकी सबमरीन पूरी तरह खराब हो चुकी थी। इसी दौरान उसे रडार पर वही शार्क दोबारा उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। तभी वही शार्क उसके सामने से उसकी सबमरीन को छूती हुई आगे निकल जाती है। दरअसल मौके पर मार्क वहाँ आकर उस शार्क का ध्यान भटकाने के लिए कुछ मिसाइल दूसरी तरफ छोड़ देता है, जिससे उस शार्क का ध्यान उन मिसाइल की तरफ चला जाता है। मौके पर मार्क जैनी को वापस रिसर्च सेंटर की तरफ जाने के लिए कहता है, इसलिए इमरजेंसी में जैनी अपनी सबमरीन लेकर वहाँ से अपने रिसर्च सेंटर की तरफ ले जाती है। इधर कुछ ही आगे आने पर मार्क को उन्हीं 3 लोगों की सबमरीन फंसी हुई दिखाई देती है। मार्क जल्दी से अपनी मरीन को उनकी मरीन से जोड़कर उनकी मरीन का दरवाजा खोल देता है। सामने वही 3 लोग फंसे हुए थे जो सही सलामत थे। मार्क उन्हें एक एक करके ऊपर निकाल ही रहा था, तभी रेडर पर उसे एक बार फिर से वो शार्क उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। मार्क उस मरीन के अंदर फंसे दूसरे आदमी को निकाल ही रहा था, तभी आखिरी बचे आदमी को वो शार्क उनकी तरफ तेजी से आती हुई दिखाई दी। तब वो उस आदमी को धक्का देकर उस मरीन का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे उसकी मरीन अलग होकर नीचे ही रह जाती है और वो मरीन ऊपर चली जाती है जिसमें 3 लोग थे। और तभी वो शार्क आकर उसकी मरीन को वहीं पर तबाह कर डालती है, जिसे देखकर बाकी दोस्तों को बहुत दुख होता है, क्योंकि उनका साथी उनकी जान बचाकर खुद अपनी जान गंवा बैठा। इसके बाद वो सब उस रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ अब उन्हें पता चलता है कि जिसने उन पर हमला किया है वो बहुत ही खतरनाक शार्क मेगालोडॉन थी, जिसका साइज पूरे 90 फुट है और इस शार्क का साइज बाकी सब शार्क से बहुत बड़ा था। इस शार्क के जबड़े इतने ज्यादा बड़े हैं कि अगर ये चाहे तो एक ही झटके में इनकी पूरी 2 बड़ी सबमरीन्स को अपने अंदर निगल सकती है। अब यहाँ ये लोग अपना अगला प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर उस शार्क को न मारा गया तो वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इधर हम जैनी की बेटी को देखते हैं, जो खेलते खेलते उस अंडर वाटर स्टेशन के बिल्कुल सामने जा पहुंचती है। वो वहाँ खड़ी ही थी। इसी दौरान उसके सामने वही शार्क मैग आ जाती है और तभी अचानक वो उस पर हमला कर देती है। उसकी चीख सुनकर सब उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन जब सब उसके पास पहुंचे तो खुशकिस्मती से वो सही सलामत खड़ी थी। उस शार्क प्रूफ ग्लास की वजह से वो शार्क उस ग्लास को तोड़ नहीं सकी, लेकिन उसके बहुत ही खतरनाक दांतों के निशान देखकर मार्क के होश ही उड़ गए। इसी दौरान उस ग्लास के सामने एक वेल आती है। वो समझते हैं कि ये दांत उसी वेल के होंगे, लेकिन तभी अचानक वही शार्क आकर उसे अपने जबड़ों के अंदर दबोच कर वहां से ले जाती है, क्योंकि अब उस शार्क को उनका ठिकाना पता चल चुका था और यहाँ अब उन सब की जान बहुत खतरे में पड़ चुकी थी। अब वो शार्क कभी भी आकर उन्हें खत्म कर सकती है। तभी अचानक उन्हें खबर मिलती है कि यहाँ से कुछ ही दूर पूरे 3 बड़े जहाजों पर हमला हुआ है, इसलिए वो सब अपनी शिप लेकर उसी की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ उनके सामने चारों तरफ मलबे के ढेर पड़े थे। उस मलबे में बहुत सारी छोटी छोटी शार्क मरी हुई पड़ी थी। थोड़ा देखने पर उन्हें मलबे में से एक कटा हुआ हाथ मिला, जिससे साफ था कि जितने भी लोग यहाँ थे वो सब उस शार्क के शिकार बन चुके हैं। इसी दौरान उन्हें दूर वही शार्क आती हुई दिखाई दी। अब यहाँ ये सब उस शार्क को मारने का फैसला करते हैं, लेकिन उसे मारने के लिए उन्हें उसके करीब जाना होगा और अगर वो उसके करीब गए तो वो उन्हें जिंदा अपने अंदर निगल जाएगी। इसलिए मार्क पानी के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मार्क उस शार्क पर एक ट्रैकर लगाएगा ताकि वो ट्रैकर उसके अंदर लगाकर उसे अपने जाल में फंसाकर मार सके। मार्क ट्रैकर गन लेकर सीधा उस पानी के अंदर कूद जाता है। मार्क तैरता हुआ उसके बहुत करीब जा चुका था। जैसे ही उसे वो शार्क दिखाई दी, वो जल्दी से गन निकालकर उस पर ट्रैकर शूट कर देता है, जो सीधा उसके अंदर जा धंसा। मौके पर शिप कैप्टन जल्दी से उसे वापस खींचने लगता है। जैसे ही वो उसे अपने पास खींचते हैं, पानी में हलचल होने की वजह से उस शार्क का ध्यान मार्क की तरफ आ जाता है। वो शार्क उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है, लेकिन मार्क भी शिप के बहुत करीब था। वो शार्क उसे खाने ही वाली थी। तभी मौके पर वो सब लोग जोर लगाकर उसे शिप पर खींच लेते हैं, लेकिन अब वो शार्क उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। इसलिए उस शार्क को बेहोश करने के लिए जैनी एक बने मजबूत ग्लास में कूद पड़ती है। जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है, ऊपर से एक आदमी पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियां फेंक देता है ताकि वो शार्क उसकी गंध से उसके पास आ सके। चारा आते ही छोटी मोटी शार्क उसके ग्लास को चारों तरफ से घेर लेती है। अभी तक वो मॉन्स्टर शार्क उसके
करीब नहीं आई थी। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक वो शार्क आकर उसे जोर से टक्कर दे मारती है। खुशकिस्मती से ग्लास मजबूत होने की वजह से उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। उस शार्क का साइज देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो शार्क दिखने में बहुत ही बड़ी थी। इससे पहले कि जैनी उस पर शूट करती, मौके पर वो शार्क वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन तभी एकदम से वो शार्क पीछे से उस पर हमला कर देती है। उस ग्लास को वो शार्क अपने मुंह में दबोच कर वहाँ से ले जाने लगती है। उस शार्क के जोर जोर से ग्लास पटकने पर पीछे ग्लास से बंधी वो रॉड टूट जाती है, जिसे देखते ही मार्क तुरंत उस पानी के अंदर कूद जाता है। इधर मौका देखते ही जैनी ने वो जहरीला इंजेक्शन उस शार्क पर दे मारा और वो इंजेक्शन सीधा उसके चेहरे पर जा धंसा। यहाँ मार्क उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक उस शार्क के मुंह से वो ग्लास बाहर जा निकला। जैसे तैसे करके मार्क उसके करीब पहुंच ही जाता है, लेकिन तब तक जैनी का ऑक्सीजन मास्क टूट चुका था। ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन मार्क उसे यहाँ अकेला छोड़ने वाला नहीं था। वो जल्दी से उस ग्लास को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो शार्क दोबारा उनकी तरफ बढ़ रही थी। इधर मौका देखते ही टीम के लोगों ने पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा गोश्त का टुकड़ा फेंक दिया ताकि उस शार्क का ध्यान भटका सके। जैसे ही वो गोश्त का टुकड़ा पानी के अंदर उतरता है, अगले ही पल एक ही झटके में वो मॉन्स्टर शार्क उसे अपने अंदर निगल जाती है। इसी का फायदा उठाकर मार्क ने जल्दी से जैनी को ग्लास से बाहर निकाला और ऊपर शिप की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से उस शार्क ने उन पर हमला कर दिया। अब उन्हें लगा कि उनकी मौत पक्की है, लेकिन उसी पल उस शार्क के कंधे पर टूटी हुई वो रॉड अटक जाती है, जिससे उन्हें वहां से भागने का मौका मिल गया। कुछ ही सेकंड बाद उस शार्क पर लगा इंजेक्शन अपना काम कर गया, जिससे वो शार्क वहां कमजोर पड़ गई और आखिरकार इंजेक्शन की वजह से वहीं पर बेहोश हो गई। इसी का फायदा उठाकर मार्क जल्दी से उसे ऊपर डेक पर ले आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और जैनी पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद उन्होंने आखिरकार उसे बेहोशी के मुंह से निकाल ही लिया। होश आने पर जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ उस शार्क को रस्सियों से बांधकर लटकाया हुआ था। तभी एक आदमी जो तस्वीर के चक्कर में उस शार्क के विशाल दांतों के सामने टेक लगाकर खड़ा ही था, अचानक शार्क हिली और वो डरकर सीधा पानी में जा गिरा। सब दोस्त उसे गिरता देख हंसने लगे। इससे पहले कि वो उसे बाहर निकाल पाते, तभी पानी से निकलती हुई एक बहुत ही विशाल शार्क उसे अपने अंदर निगल गई। उस विशाल शार्क ने मौके पर ही उस बंधी हुई शार्क को एक ही झटके में अपने अंदर निगल लिया। उस विशाल शार्क के टकराने से उनकी शिप उलट गई, जिससे सब एक एक करके पानी में गिरते जा रहे थे। बाहर आते ही उन्हें समझ आया कि जिसे वो मैग समझ रहे थे, दरअसल वो मैग का छोटा बच्चा था। अभी भी उस पानी में एक आदमी फंसा हुआ था। इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, अचानक उस विशाल शार्क ने उसे देख लिया और मौका देखते ही उसे वहीं पर अंदर निगल गई और उसे वहीं पर चीर फाड़ दिया। ये देखकर बाकी लोगों के होश ही उड़ गए। सब एक दूसरे पर गुस्से से चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन अब वहाँ रुकना उनकी मौत थी, इसलिए सब छोटी बोट्स लेकर वहाँ से भागने लगे। इससे पहले कि वो किनारे तक पहुँचते, वो शार्क फिर से उनका पीछा करने लगी। लेकिन तभी खुशकिस्मती से वहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुँच गया। उस हेलीकॉप्टर में बैठे सोल्जर ने उस पर अंधाधुंध फायर कर दिया और दर्द से तड़पने की वजह से वो सीधा पानी में जा घुसी। कुछ ही देर बाद वो सब किनारे तक पहुँच गए। पहुँचते ही जैनी का डैड अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, क्योंकि उस शार्क के हमले में जख्मी होने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी, जिससे वो अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। अपने डैड को मरता देखकर जैनी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। रिसर्च सेंटर पर पहुंचते ही कंपनी का ओनर सबको बताता है कि मैंने उस विशाल शार्क को खत्म करने के लिए बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स को बुलाने का फैसला किया है। यहाँ तक कि हम इस रिसर्च सेंटर को भी बंद करने जा रहे हैं, ताकि हम में से किसी और की जान खतरे में न पड़े। ये सब कहकर वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसने किसी आर्मी को नहीं बुलाया था। दरअसल वो खुद शार्क को मारकर सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, ताकि उसका रिसर्च सेंटर बंद न हो। उसने उस शार्क को मारने के लिए कई तरह के खतरनाक बॉम्ब मंगवा लिए थे। कुछ ही देर बाद वो सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो शार्क थी। पहुंचते ही उन्होंने पानी के अंदर बॉम्ब बरसाना शुरू कर दिए। उन बॉम्ब के फटते ही पूरे पानी में उस शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर उसे लगा कि आखिरकार उसने उस विशाल शार्क को मार ही डाला। लेकिन जब वो उन गोश्त के टुकड़ों के पास पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि जिसे उन्होंने मारा है वो कोई शार्क नहीं, बल्कि एक बड़ी व्हेल थी, जो उनके बरसाए गए बॉम्बों की वजह से मारी गई। उनकी शिप जैसे ही वहाँ से जाने लगी, तभी पीछे से खड़ा वो ओनर पानी के अंदर जा गिरा। वो शिप उसे देख नहीं पाई और वहाँ से चली गई। बदकिस्मती से वो विशाल शार्क भी उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। वो बचने के लिए जल्दी से उस व्हेल के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन पीछे से अचानक वो शार्क आकर उसे अपने अंदर निगल गई। इधर अपनी शिप के अंदर मार्क को पता चलता है कि वो शार्क दूसरी तरफ बसे समुद्री बीच की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। उस बीच के अंदर मजाक कर रहे बेचारे लोगों को क्या पता कि कुछ ही देर बाद उनकी मौत उनके पास पहुंचने वाली है। सब लोग अपने मजे में गुम थे, लेकिन इधर वो विशाल शार्क भी उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो विशाल शार्क उस बीच तक पहुंच गई और पहुंचते ही उसने सब लोगों पर अपना हल्ला बोल दिया। उसने एक के बाद एक सब लोगों को अपने अंदर निगलना शुरू कर दिया। सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो शार्क सबको जिंदा निगलती जा रही थी। लेकिन तभी
तभी मौके पर मार्क और उसकी टीम वहां अपनी शिप लेकर पहुंच जाती है। मार्क ने जल्दी से एक डिवाइस उस पानी के अंदर फेंकी जो बिल्कुल उस शार्क जैसी आवाज निकालती थी। वो डिवाइस पानी के अंदर जाते ही जोर जोर से आवाज निकालने लगी। उस आवाज को सुनकर वो शार्क उस डिवाइस की तरफ बढ़ने लगी। मौके पर मार्क और जेनी भी अपने ग्लाइडर लेकर उस पानी में कूद चुके थे जो उस शार्क पर मिसाइल से हमला करने वाले थे। जैसे ही वो शार्क उनके पास पहुंची, वो दोनों अलग अलग दिशा में भाग निकले। वो शार्क मार्क के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। मार्क भी अपना ग्लाइडर लेकर सीधे समंदर की गहराई तक घुसने लगा ताकि वो उस पर मिसाइल दाग सके, लेकिन वो शार्क उस पर लगातार हमला करती जा रही थी। मौका देखते ही मार्क ने उस पर मिसाइल बरसाने का बटन दबाया, लेकिन उस शार्क के हमले की वजह से उसके ग्लाइडर का लॉन्चर खराब हो चुका था। वो शार्क उसे अपने अंदर निगलने ही वाली थी। तभी जेनी ने पीछे से उस पर मिसाइल छोड़ दिया, लेकिन बदकिस्मती से इतना बड़ा मिसाइल भी उस शार्क का कुछ भी न बिगाड़ सका। उस शार्क के हमले की वजह से उसका ग्लाइडर खराब होने लगा। इससे पहले कि वो शार्क उसे अपने अंदर निगलती, मौके पर मार्क ने जल्दी से अपने ग्लाइडर की फ्लैश से उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसे देखकर जेनी वहां से भाग निकली। उधर आसमान में उड़ते हुए पूरे 2 हेलीकॉप्टर समुद्र के अंदर हो रही जंग को लाइव कवर करने के लिए पहुंच चुके थे। लोगों को लगा कि शायद उस शार्क का काम तमाम हो गया, लेकिन अगले ही पल वो हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया और दोनों वहीं पर ब्लास्ट हो गए। एक हेलीकॉप्टर सीधे पानी में जा गिरा और दूसरा सीधे उस शिप पर आ गिरा, लेकिन मौके पर ही सब लोग पानी में जा कूदे। यहाँ जेनी भी किसी तरह करके पानी से बाहर आ चुकी थी, लेकिन इधर मार्क बुरी तरह फंस चुका था। वो शार्क भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब वो मिसाइल से उस पर हमला तो कर नहीं सकता था, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपना ग्लाइडर टेढ़ा किया और ग्लाइडर की नुकीली धार कटर ऊपर शार्क की तरफ कर दी। मार्क जैसे जैसे ग्लाइडर को आगे लेता गया, वैसे वैसे वो कटर उसके पेट को बीच से चीरता गया, लेकिन तभी उसने उसे अपनी पूंछ से टक्कर दे मारी, जिससे उसका ग्लाइडर बेकाबू हो गया और उसका ग्लाइडर काम करना बंद कर देता है। अब गुस्से से भरी वो शार्क उस पर अंधे की तरह टूट पड़ी। उसने एक ही झटके में उसे अपने जबड़ों में कस के दबोच लिया। उसके नुकीले दांतों ने उसके ग्लाइडर का ग्लास तोड़ दिया, जिससे पानी उसके ग्लाइडर के अंदर भरने लगा। मौका देखते ही मार्क ने जल्दी से ग्लास को लात मारकर उसे तोड़ा और किसी तरह करके उस ग्लाइडर से बाहर आ निकला। उसने जल्दी से अपना भाला बाहर निकाला और सीधा उसकी आंख पर दे मारा। उस हमले की वजह से वह तड़पने लगी। तड़पने की वजह से वह पानी से बाहर आ निकली। मौका देखते ही मार्क ने उसकी दूसरी आंख भी फोड़ डाली और कुछ नजर न आने पर वह सीधा पानी में जा गिरी। उसके गिरते ही उसका खून पूरे समुद्र में फैल गया और उसकी गंध की वजह से सब छोटी शार्क उसके पास आ गई और देखते ही देखते वो सब अपने खाने पर टूट पड़ी। तभी जेनी भी दूसरा ग्लाइडर लेकर पानी के अंदर आ पहुंची और उसे पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो गई और आखिरकार वो सब उस विशाल शार्क को मारने में कामयाब हो गए और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।